तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो हमारी रेलवे से है और ऐसा लग रहा है कि अब भारत रेडी हो चुका है अपनी ट्रेन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि हमने कभी ट्रेन एक्सपोर्ट नहीं किए, अफ्रीकन कंट्रीज हमारे नहीं, बस कई जगहों पे हमने लोकोमोटिव जो ट्रेन एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो है हाई स्पीड प्रॉपर यूरोपियन या वेस्टर्न ट्रेन की एक्सपोर्ट के बारे में, क्योंकि खबर ये आई है कि आईसीएफ के अंदर टेंडर्स फ्लोट होने वाले हैं 200 ऐसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने के लिए जो कि स्टैंडर्ड गेज ट्रैक्स के ऊपर चलेगी। तो अभी हमारे भारत देश के अंदर ब्रॉड गेज ट्रैक्स होते हैं, जितने भी हमारे पर मीटर गेज ट्रैक्स है उनको कन्वर्ट किया गया है ब्रॉड गेज के अंदर, जबकि नैरो गेज ट्रैक्स हमारे पर हिल स्टेशन वगैरह में है। लेकिन ये जो ब्रॉड गेज ट्रैक्स है वो यूरोप के कई सारे कंट्रीज में नहीं चल सकते। कई सारे दूसरे देशों के अंदर जहां पर स्टैंडर्ड गेज में ट्रैक्स बनाए गए थे वहां पर ये ट्रेन नहीं चलते। तो जरूरी है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो स्टैंडर्ड गेज ट्रैक पे भी चल पाए और इसीलिए ये टेंडर फ्लोट किए जाएंगे। ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें डिटेल्स जो आए हैं इंटरनल लोगों के हिसाब से, तो यूरोपियन मार्केट को एक्सपोर्ट टारगेट करने के हिसाब से ही ये ट्रेन बनाए जा रहे हैं। भारत के अंदर ट्रैक्स तो है नहीं, तो ये ट्रेन चल ही नहीं पाएगी और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेप ये होगा। वैसे दोस्तों ये खबरें जो है वो कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने विद द हेल्प ऑफ सम सोर्सेज दी है, लेकिन डायरेक्टली आईसीएफ से अब तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। देखते हैं कब तक ये चीजें अनाउंस होती है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहने वाले लोगों के लिए, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिला है और वो ये है कि सिडको ने जमीन दे दी है आरवीएनएल को ऐरोली कलवा रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों जो लोग ये नहीं जानते उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुंबई के अंदर जो रेल लाइन्स है वो है वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन और ट्रांस हार्बर लाइन। इसके अलावा भी कुछ लाइन्स है, लेकिन यही मेन लाइन्स है। जो ट्रांस हार्बर लाइन है, सेंट्रल लाइन है, ये थाने स्टेशन पे इंटरचेंज होते हैं और साथ साथ एक ब्रांच इसकी वाशी की तरफ जाती है। तो यहाँ पे जो थाने वाला ब्रांच है ये बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड, क्योंकि बहुत सारे लोग सेंट्रल लाइन टू ट्रांस हार्बर लाइन ट्रैवल करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं चल सकती तो यहाँ पर बहुत क्राउडिंग होती है। तो यहाँ पर किया अब ये जाने वाला है कि ऐरोली स्टेशन से जो लाइन आती है थाने की तरफ में, उससे एक ब्रांच निकालते हुए कलवा तक एक्सटेंड कर दी जाएगी, जिसकी वजह से होगा ये कि डायरेक्टली सेंट्रल लाइन से जो है ट्रेन चल पाएगी नवी मुंबई साइड में, यानी कि कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर इन रीजन से जो है डायरेक्ट ट्रेन चलाई जा सकती है नवी मुंबई के लिए, यानी कि ऐरोली, वाशी, पनवेल ये ट्रेन जो है वो डायरेक्टली चल पाएगी। और इसकी वजह से थाने स्टेशन के अंदर जो बहुत ही ज्यादा क्राउडिंग होती है, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड स्टेशन जो बन के आते तो मुंबई लोकल ट्रेन का ये नहीं जंक्शन की वजह से है, ये यहाँ पर एलिमिनेट होगा। तो बीच में जो जमीन दी गई है वहां पर एक एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। बाकी जो दोनों तरफ में ट्रैक बनने का काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ बीच का सेक्शन बाकी था जिसके लिए जमीन दे दी गई है और अगले साल मई 2024 तक ये काम हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जब लॉन्च कर दी गई है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 और इसके अनुसार इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज और मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी जो है उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से असिस्टेंस दी जाएगी और 6 रिपोर्ट्स भी रिलीज किए गए हैं और साथ साथ आने वाले कुछ दिनों में और कुछ चीजें रिलीज होंगी जो बेसिक केमिकल एपीआई रिलेटेड एक पीएलआई स्कीम को ले आएगी, यानी प्रोडक्शन लिंक इंडेक्स स्कीम ले आएगी और इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो एपीआई का इशू है वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो चीजें है वो तो वैसे भी ऑलरेडी इंडिया के अंदर कई स्टेट्स में प्रोग्रेस कर रही थी, अब नेशनल लेवल पे प्रोग्रेस करना शुरू करेगी। अगली खबर दोस्तों जारी हुआ है प्रेस्टीज ग्रुप से, जिन्होंने कहा कि वो डेवलप करेंगे 27 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु शहर के आने वाले प्रोग्रेस को देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्पेस होगी इसका रेंटल पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होगा, इनफैक्ट एनुअली 800 से 1200 करोड़ रुपए के बीच में होगा मार्च 2024 तक, ऐसा इस ग्रुप ने कहा है, जिसके वजह से ये ऑफिस स्पेस को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। और दोस्तों जो ऑफिस स्पेसेस होते हैं उनका रेंटल यील्ड बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये कंपनी रियल एस्टेट के अंदर अभी रेसिडेंस के साथ साथ ऑफिस स्पेस में भी बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई के वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन दादर से, जहां पर एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है प्लेटफॉर्म नंबरिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन का इंटरचेंज होता है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों लाइन है उनके स्टेशन के अंदर अपने अपने इंडिविजुअल नंबर्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से वेस्टर्न सेंट्रल दोनों लाइन के अंदर जो है सेम नंबर के प्लेटफॉर्म होते थे एक ही स्टेशन पे, यानी 1 नंबर 2 नंबर के दो प्लेटफॉर्म होते थे एक ही स्टेशन के ऊपर, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता था। अब ये कर दिया जाने वाला है कि 1 से लेकर 15 तक डायरेक्टली नॉर्मल नेमिंग कर दी जाएगी प्लेटफॉर्म्स की, जिसके वजह से यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो 7 प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे वेस्टर्न रेलवे को और 8 प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे सेंट्रल रेलवे को। अगली खबर दोस्तों आ रही है यूएस बेस्ड कंपनी स्टेम क्योस से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग लैब शुरू करेंगे तेलंगाना के अंदर और ये स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर फोकस्ड होगी, जिसकी वजह से ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टेम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेगी। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट काफी अजीब वर्ड लगता है स्टेम सेल थेरेपी के लिए, लेकिन इसकी जरूरी होती है इनको स्टेजेस को कल्टीवेट करने के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग का तरीका होता है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेके आएंगे, वो होगा $54 मिलियन का और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल होगा 150 लोगों का, जो कि अलग अलग फेजेस में किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर जो कम है
है पे इन्वेस्टमेंट कम लग रही है, लेकिन जिस तरीके का सेटअप यहाँ पे होगा ये बहुत ही ज़्यादा हाई एंड और टेक्निकल होगा, तो जॉब्स जो यहाँ पे क्रिएट होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होगी। अगली दूसरी खबर आ रही है वो टेस्ला से आ रही है, जहाँ पर फिर से इंडिया के अंदर इस कंपनी को अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि हर 7-8 महीने में साइकिल रिपीट होता है। अब वैसे दोस्तों इलॉन मस्क ने कहा था कि इंडिया जो है रिसेंटली जब उनकी खबरें आई थी कि उनकी कंपनी के लोग आए हैं इंडिया के अंदर फिर से फैक्ट्री के बारे में सोचने के लिए, तो इलॉन मस्क ने कहा था कि जो इंडिया है उनकी लिस्ट के अंदर बहुत पीछे है, दूसरे कंट्रीज के आगे है। इनफैक्ट इंडिया जो है अनइंटरेस्टिंग है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए भी उन्होंने कहा था, लेकिन इसके बावजूद टेस्ला के ऑफिशियल्स इंडिया में आते जाते रहते हैं। और अभी जो महाराष्ट्र के सीएम है उन्होंने कहा है कि उन्होंने फिर से टेस्ला को इन्विटेशन दिया है आकर अपने स्टेट के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए और जो भी उनके स्टेट के फायदे हैं वो बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स फिर से तैयारी में लग गई है। पिछले टाइम भी जो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सब ने टेस्ला को जो इन्वाइट करके एक से बड़े को ऑफर दिए थे, लेकिन टेस्ला आई नहीं थी। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। अगली खबर दोस्तों जो है वो हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिलेटेड है, जिन्होंने प्लान किए हैं ऐसी ट्रेन रन करने जो 10 किलोमीटर लंबी ट्रैक के ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली जो हरियाणा ऑर्बिटल रोड है वो 126 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अंतर्गत ही 10-10 किलोमीटर के कार्गो ट्रेन रन करने का भी इन्होंने ऑपरेशनल प्लान सामने रखा है। अब तक इससे शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये जो ऑर्बिटल रेल लाइन है ये बेसिकली पूरे हरियाणा को कनेक्ट करेगी पलवल, सोनीपत, सोहना, मानेसर, खरखोड़ा होते हुए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया है लैंड ट्रांसफर के लिए अपने फेज 4 प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर इसके वजह से डीएमआरसी को काम करने के लिए तेजी आएगी और जो जमीन वैसे थी ये इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की थी, जिसको डीएमआरसी के अंतर्गत लेना जरूरी था और ये अभी हो गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है उड़ीसा से, जहाँ पर जो अर्बन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कहा गया है कि जो भुवनेश्वर मेट्रो का काम है वो इस साल के अंदर शुरू होगा, जिसके वजह से भुवनेश्वर उड़ीसा का पहला शहर बनना शुरू होगा जहां पर हमें मेट्रो कंस्ट्रक्शन शुरू होते नजर आएगा। वैसे मेट्रो जो है भुवनेश्वर के कुछ और शहरों में बनने वाली अलग अलग वर्जन के अंदर, लेकिन भुवनेश्वर के अंदर हमें इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन इस साल के अंत तक शुरू होता हुआ नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है मुंबई से, जहां पर ट्रैवलेटर पे काम शुरू हो गया है जो कि शहर का पहला होगा। दिल्ली के अंदर कई सारे ट्रैवलेटर्स, कई मेट्रो स्टेशन इंटरचेंजेस को कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी बने हैं, लेकिन यहाँ पर मुंबई में जो ट्रैवलेटर बनाया जाएगा वो होगा संत गाडगे महाराज चौक मोनोरेल स्टेशन से लेके महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के बीच में, और साथ साथ एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जो बाद में फ्यूचर में बनेगा उसके लिए भी एक ब्रांच होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। मोनोरेल जो है इसका एंकर स्टेशन किसी भी रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड नहीं है, और मुंबई के अंदर जब तक लोकल स्टेशन से कोई दूसरे ट्रांजिट मीडियम की कनेक्टिविटी नहीं होती तब तक वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और मोनोरेल भी नहीं हो पा रहा है। मोनोरेल के अंदर एक और इशू भी था कि फ्रीक्वेंसी कम है, रेक्स कम और खराब होने की वजह से, जो कि इस साल के अंत तक हमें न्यू रेक्स आते हुए नजर आएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लोग इसका इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू कर देंगे। एट द सेम टाइम जो संत गाडगे महाराज जिसका टर्मिनेशन स्टेशन है वहां से महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैवलेटर बनाया जाएगा ताकि लोग जो है खड़े रहकर जो है डायरेक्टली रेलवे स्टेशन से कनेक्ट हो पाए, और फरवरी 2024 तक ये खुल जाएगा ऐसा कहा गया है। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करें तो अभय प्रसाद पूछते हैं, विल इंडिया मेक हाइड्रोजन लोकोमोटिव टू रिमूव डीजल कॉज हाइड्रोजन इज मोर पावरफुल देन डीजल फ्यूल। तो देखो यार पावरफुल है कि नहीं है वो तो लोकोमोटिव बनने के बाद में इंडिया के अंदर पता चलेगा कितना पावरफुल है। प्रोबेबली डीजल जितना पावरफुल नहीं होगा, और इंडिया जो है हाइड्रोजन को डीजल जो मेन लोकोमोटिव्स है उनको रिप्लेस करने के लिए बना ही नहीं रहा। हाइड्रोजन ट्रेन्स को एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है, और इनका इम्प्लीमेंटेशन जो होने वाला है वो हिल रेलवेज को होने वाला है, जो दार्जिलिंग की रेल है, जो माथेरान की रेलवे है, इन जैसे नैरो गेज रेलवेज के लिए इन ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये क्यों? तो अब देखो बाकी तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तो डीजल लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो ये हिल स्टेशन वाली ट्रेन है ये तो डीजल पे चलती है, लेकिन यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए तो इतनी वायरिंग लगानी पड़ेगी, ऊपर बहुत खंबे गाड़ने पड़ेंगे, ऊपर जो है मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, और ऑब्वियसली जो रेलवे ये ब्यूटी की वजह से जानी जाती है, ये बिना खंबों के ही अच्छी लगेगी। यहाँ पर खंबे वगैरह गाड़ दिया जाए तो ऑब्वियसली वो जो है लुक खराब हो जाएगा, टूरिज्म पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो क्लीन होता है, पॉल्यूशन नहीं करेगा, डीजल का अच्छा रिप्लेसमेंट है, और इसके लिए उनको बनाया जा रहा है। बड़े बड़े हाइड्रोजन लोकोमोटिव में एटलीस्ट अभी तो इंडिया के अंदर देखने नहीं मिलेंगे, सिर्फ छोटे वाले देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए डीजल का रिमूवल तो हो जाएगा, लेकिन बड़े वालों का नहीं। और पावर की बात जैसे मैंने की, प्रोबेबली इतने पावरफुल वो नहीं होंगे कि डीजल इंजन को डायरेक्टली बड़े वाले को कम्पीट कर पाए, वो सिर्फ अपने पर्पस को सर्व करने के हिसाब से बनाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो अपनी मुझे कमेंट्स में #askpit के साथ में पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यूज़ सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसके जरिए आप न्यूज़ सबमिट कर सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।